स्टूडेंट, आज हम ब्रिटिश कालीन एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो हमारा मिशनरी के बीच में जो शिक्षा प्रणाली चली है उसके बारे में हमने पढ़ा है। 1813 का चार्टर एक्ट, उसके बारे में पढ़ा है, जिसके कारण प्राच्य और पाश्चात्य विवाद उठ खड़ा हुआ है। तो आज हमको प्राच्य और पाश्चात्य विवाद के बारे में ही अध्ययन करेंगे। देखिए, प्राच्य और पाश्चात्य विवाद, अगर इन दोनों के शब्दों पर हम विचार करें तो प्राच्य का मतलब है प्राचीन काल और पाश्चात्य का मतलब है आधुनिक काल या ब्रिटिश काल या अंग्रेज प्रवृत्ति, यह आपकी परंपरावादी प्रवृत्ति है ना। इस विवाद के बारे में अगर हम बात करें तो देखने में हमारा ये आता है कि जो 1813 का जो चार्टर एक्ट था, जिसमें 1 लाख रुपया खर्च करने की बात आई थी भारत की शिक्षा दीक्षा के ऊपर, लेकिन वो पैसा खर्च नहीं हो पाया था क्योंकि कोई एक फॉर्मेट या शिक्षा का कोई प्रारूप तैयार नहीं हो पाया था। तो इसी वजह से जो था वो 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार वो पैसा खर्च करने की बात आई वहां पर। तो एक वहां पर जन शिक्षा समिति बनाई गई थी, उसमें 2 ग्रुप के व्यक्ति थे। एक ग्रुप चाहता था कि प्राच्य अर्थात परंपरावादी शिक्षा यहाँ पर चले, दूसरा ग्रुप चाहता था पाश्चात्य अर्थात आधुनिक शिक्षा यहाँ पर चले या अंग्रेजी शिक्षा यहाँ पर चले। तो इस तरह से विवाद खड़ा हो जाता है और विवाद जो है वो एक बड़ा रूप ले लेता है और वो जो पैसा था 1 लाख रुपया वो भी खर्च नहीं हो पाता है। और जिस तरह से हमारी शिक्षा दीक्षा पहले से चली आ रही थी, कोई शिक्षा दीक्षा व्यवस्थित अव्यवस्थित रूप में यहाँ पर चलती दिखाई दे रही है। तो अब हम देखते हैं कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद जो है, ये जो उठ खड़ा हुआ है, इसमें जो वर्ग है, जो 2 वर्ग है, प्राच्यवादी वर्ग और पाश्चात्य वादी वर्ग जो है, ये अपने अपने कुछ तर्क दे रहे हैं कि हम जो है पाश्चात्य शिक्षा को इसलिए चाहते हैं, हम जो है प्राच्य शिक्षा को इसलिए चाहते हैं, है ना। तो हम देखते हैं सबसे पहले प्राच्यवादी वर्ग। प्राच्यवादी वर्ग अगर हम देखें तो क्या चाहता है? प्राच्यवादी वर्ग जो है वो यह चाहता है कि भारतीयों को भारतीय भाषाओं में ही शिक्षा दी जाए, अर्थात भारत की जो यहाँ पहले से चली आ रही भाषा है, चाहे वो संस्कृत रही हो, चाहे वो अरबी रही हो, फारसी भाषा रही हो, या और जो इनकी क्षेत्रीय भाषा है, उनमें जो शिक्षा दीक्षा दी जा रही थी उनमें वो निरंतर चलती रहे, उसमें कोई छेड़छाड़ ना की जाए। दूसरा वो क्या कारण है कि भारतीय जो है, भारतीयों को भारतीय साहित्यों में तो भारतीय ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी जाए, अर्थात जो यहाँ का ज्ञान विज्ञान है, जो यहाँ का साहित्य है, जो यहाँ का ग्रंथ है ना, उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर शिक्षा दीक्षा दी जाए। लेकिन उसके साथ साथ में थोड़ा सा ये पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का भी थोड़ा सा एक सामान्य ज्ञान भी ये चाहते हैं भारतीयों को देना, है ना। तो एक किस्म से हम कह सकते हैं कि भारतीयों को एक पाश्चात्य सामान्य ज्ञान विज्ञान देने से क्या अभिप्राय रहा होगा कि इनको थोड़ा सा आधुनिकता की तरफ मोड़ने की बात नहीं है, है ना। वैसे तो इन्होंने भारतीय भाषाओं में, भारतीय वातावरण में, भारतीय साहित्य, भारतीय विद्वानों, है ना, और भारतीय कवियों का, राष्ट्रवादी कवियों का, है ना, और आपका भारतीय समाज विज्ञान जो है, भारतीय जो गणित है, भारतीय जो साइंस है, उसी की एजुकेशन जो है इन्होंने देने की बात कही है ना। लेकिन इसमें भी 2 चीज आ जाती है, मतलब ये भारतीय रेफरेंस में, भारतीय भाषा में, भारतीय साहित्य को देने की जो बात कर रहे हैं ये ग्रुप जो है, इसमें भी 2 ग्रुप बन गए, है ना। एक ग्रुप तो क्या है, एक ग्रुप तो चाहता है भारत के हित के लिए ये सब चीजें, यह है भारतीय हित के लिए, और दूसरा ग्रुप चाहता है ब्रिटिश हित के लिए, ब्रिटिश हित के लिए।
प्राच्यवादी वर्ग में दो वर्ग बन गए हैं। दो वर्ग तो है क्योंकि भारतीय हित के लिए भारतीय भाषाओं में चलता है एक तो वर्ग, भारतीय हित के लिए भारतीय भाषाओं में, भारतीय साहित्य, भारतीय वातावरण, भारतीय टीचिंग मेथड कह सकते हैं, उसके माध्यम से शिक्षा देने चाहते हैं। दूसरा जो चाहता है भारतीय को भारतीय राजनीति से शिक्षा देना है तो वो ब्रिटिश हित के लिए चाहता है। तो वो तर्क जो दे रहे हैं वो तर्क क्या है? पहला वाला जो तर्क है जो भारतीय हित के लिए वो चाहता है, जैसे इसमें पहला इन्होंने तर्क दिया है अपना कि भारत की अपनी संस्कृति है, भारत की अपनी सभ्यता है, उसकी संस्कृति की रक्षा के लिए, उसकी सभ्यता की रक्षा के लिए उसकी भाषा, उसका साहित्य, उसका ज्ञान विज्ञान, उसका ज्ञान जो है उन भारतीयों को होना जरूरी है। क्या कहते हैं ये कि भारत की जो एक अपनी संस्कृति है, भारत का अपना एक प्रतीक है, भारत के अपने कुछ चिन्ह है, भारत की अपनी कुछ परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, अगर हम उनमें कुछ छेड़छाड़ करेंगे, है ना, अगर हम पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से शिक्षा देंगे तो एक किस्म से उनकी संस्कृति के साथ छेड़खानी करनी है। तो वो अगर अपनी संस्कृति की उनको सुरक्षा करनी है, उनको व्यवस्थित बनाना है, उसको प्रोग्रेस बनाना है अपनी संस्कृति को, तो उन्हीं के साहित्य में हमें उन्हीं का ज्ञान विज्ञान देना होगा, है ना। दूसरा क्या चाहते हैं ब्रिटिश हित के लिए जो चाहते हैं, वो कौन कौन से लोग हैं ब्रिटिश हित के लिए? उन्होंने अपना तर्क क्या दिया है? उन्होंने पहला तर्क अपना यह दिया है, एक विद्वान रहे प्रिंसप, अंग्रेज विद्वान है प्रिंसप, और उनके जो सपोर्टर रहे हैं, उनके सहयोगी रहे हैं, उनका क्या कहना था कि भारतीयों में इतनी योग्यता नहीं है कि वो पाश्चात्य भाषा, पाश्चात्य साहित्य, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर सके। पहला उन्होंने तर्क अपना दिया है कि भारतीयों में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान या उसका साहित्य है या उसका नॉलेज है या उसकी जो अंग्रेजी भाषा है उसको गेन कर पाएंगे, तो इसलिए व्यर्थ है उनको वो चीज देना, तो हमारा पैसा बेकार चला जाएगा, बर्बाद चला जाएगा। तो एक तो अपना ही वो ये चाहते हैं, और दूसरा उन्होंने तर्क क्या किया है, जैसे एक विल्सन रहे विद्वान और उनके जो सहयोगी हैं वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं, उनका तर्क है कि भारत जो है उसमें पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने से, अगर भारत को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देते हैं तो भारत में अंग्रेजों का खिलाफ विरोध होना स्वाभाविक है। अर्थात पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की अगर शिक्षा देंगे तो हो सकता है आने वाले समय में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और उस ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करने के बाद में इनकी इतनी नॉलेज बढ़ जाए कि ये अंग्रेजों का ही विरोध करने लग जाए, तो अंग्रेजों को यहाँ से फिर भागना पड़ेगा, अंग्रेजों को यहाँ से जाना पड़ेगा, अपना बिस्तर बोरिया जो है बांधना पड़ेगा। तो इसलिए अपने हित में चाहते हैं कि इनको पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा ना दी जाए, इनको इन्हीं की संदर्भ में इनकी शिक्षा दी जानी चाहिए। और कुछ विचारक क्या चाहते हैं, उनका तर्क क्या है कि पाश्चात्य भाषा जो है और जो साहित्य है और यहाँ का जो ज्ञान विज्ञान है, इसको अगर इन्होंने प्राप्त कर लिया तो ये भारतीय यूरोपीय जो भारतीय हैं ये यूरोपियों के समकक्ष हो जाएंगे, और जो कि ये गलत हो जाएगा। देखिए दूसरा भी अपना हिस्सा है यहाँ पर, दूसरा जो तर्क दिया इन्होंने कि अगर भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा मिल गई, अंग्रेजी भाषा प्राप्त हो गई, तो उनका ज्ञान विज्ञान प्राप्त हो गया, तो पता लगता है कि उससे उस कोर्स में जो है और आगे बढ़ जाएंगे और अच्छी नॉलेज प्राप्त कर लेंगे, तो आने वाले समय में हमारे बराबर हो जाएंगे। अगर ये हमारे बराबर हो जाएंगे तो हमारे लिए खतरे की घंटी है, ये हमसे भी ऊपर उठ सकते हैं, ये हमसे भी सुपर हो सकते हैं। तो इसलिए जो है इनको भारतीय भाषाओं में भारतीय साहित्य का ज्ञान दिया जाए, है ना। तो पहला जो प्राच्यवादी वर्ग है तो वो यही चाहता है, तो भारतीय हित के लिए चाहता है, और दूसरा जो है ब्रिटिश हित के लिए चाहता है। दूसरा पाश्चात्य वर्ग क्या कहता है? पाश्चात्य वर्ग यह कहता है
कि जो 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष भारत की शिक्षा पर खर्च करने की बात आई है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान, पाश्चात्य भाषा अर्थात अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान, उसी का मैथ, उसी के जो पोएट है आपके जॉन मिल्टन, टॉलस्टॉय, इनकी कविताएं हैं, इनकी पोएम जो है वो हमें पढ़ानी है। यही की जो साइंस है, हमारा ही जो टीचिंग मेथड है, हमारा ही एजुकेशनल एक स्ट्रक्चर है, एक शिक्षा का एक संरचना है, उसी को प्रारूप लेकर के हम यहाँ पर अपनी उस 1 लाख रुपए को खर्च करेंगे। अर्थात एक किस्म से सिर्फ इन्होंने अंग्रेजियत शिक्षा के बारे में ही अपनी बात कही है। और इसमें भी फिर यहाँ पर 2 तर्क आते हैं, 2 वर्ग बन जाते हैं, है ना। यहाँ पर भी 2 वर्ग बन जाते हैं। एक आपका वर्ग जो है वो भारतीय हित के लिए चाहता है, भारतीय हित के लिए चाहता है, पाश्चात्य वर्ग, पाश्चात्य शिक्षा दीक्षा भारतीय में दी जाए, एक तो भारतीय हित के लिए चाहता है, दूसरा चाहता है वो ब्रिटिश हित के लिए, ब्रिटिश हित के लिए। अब इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, कैसे है। जैसे राजा राममोहन राय वो अंग्रेजी शिक्षा या आधुनिक शिक्षा के पक्ष से है, वो ये चाहते हैं कि भारतीयों को जो है पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा मिले, उन्हें आधुनिक शिक्षा मिले। उनकी जो परंपरावादी शिक्षा है वो तो चली ही रही है, उसके साथ साथ में यहाँ पर भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान, पाश्चात्य की नॉलेज, पाश्चात्य जो भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, उसकी नॉलेज भी उनको मिले, ताकि वो भी अपना भौतिक जो है सुधार कर सके, उनका आर्थिक स्तर भी ऊंचा हो सके, उनका जीवन स्तर भी ऊंचा हो सके, वो भी अपने को विश्व स्तर पर एक कंधे से कंधा मिला करके चल सके, या वो भी अपने को एक ऐसी श्रेणी में गिन सके जिसमें विश्व के और अन्य व्यक्ति अपने को गिनते हैं कि मैं भी जो है आधुनिक शिक्षा के बारे में जानता हूँ, मैं भी अंग्रेजी शिक्षा के बारे में जानता हूँ, मैं भी आधुनिक पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के बारे में कुछ जानता हूँ। तो इसमें ये राजा राममोहन राय का नाम हम सबसे पहले इसमें हम ले सकते हैं कि वो अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे, है ना। दूसरा क्या आता है इसमें, जो ब्रिटिश हित की दृष्टि से चाहते हैं कि जो ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य है, या भारतीयों को पाश्चात्य भाषा और साहित्य का ज्ञान जो है उजागर ज्यादा कराया जाए, या भारतीयों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा का जो माध्यम है वो अंग्रेजी हो। तो उसमें जो दूसरा हित चाहता है, ब्रिटिश हित चाहता है, वो वर्ग उसका क्या तर्क है, वो तर्क हम देखते हैं। पहला तर्क उन्होंने दिया है कि इससे भारत में पश्चिमी संस्कृति को विकसित किया जा सकेगा। पहला तर्क क्या है कि भारत में पश्चिमी संस्कृति को विकसित किया जा सकेगा। देखिए, अगर हम अपने विद्यालयों में, अपने स्कूलों में इन भारतीयों को यहाँ पर एडमिशन देंगे और अपनी भाषा में उनको पढ़ाएंगे, ईसाई जो धर्म है उसकी यहाँ पर प्रचार प्रसार करेंगे, तो हो सकता है वो लोग जो है ईसाई जो संस्कृति है, ईसाई जो धर्म है उसको मानने लग जाए, उसको वो अच्छा लगे उनको, है ना। तो हमारी संस्कृति जो है क्या है उसका प्रचार प्रसार हो जाएगा, वो विकसित जो है वो फैलेगी। तो इसलिए हम ज्ञान विज्ञान को देना चाहते हैं। दूसरा क्या है, इससे कंपनी का जो व्यापार है और उसके शासन है, उस शासन कार्य करने के लिए अंग्रेजी पढ़े लिखे कुछ हमें यहाँ पर भारतीय बाबू मिल जाएंगे। देखिए, एक तो हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार यहाँ पर चल रहा है ना, और दूसरा हमारा यहाँ पर शासन भी चल रहा है। तो उन दोनों के लिए हमें कुछ पढ़े लिखे भारतीय बाबू चाहिए हैं, जो रंग से और कद घाटी से तो भारतीय हो, लेकिन हमारे विचारों से जो है वो अंग्रेज हो। तो इस तरह के उन्हें पढ़े लिखे बाबू चाहिए। वो कैसे तैयार होंगे, जब हम उनको पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देंगे तब वो तैयार हो सकते हैं, अदरवाइज कोई तरीका नहीं है। तीसरा तर्क उन्होंने दिया है कि भारत में कुछ अंग्रेज प्रस्थ लोग जो है तैयार किए जा सकेंगे उस वातावरण से, जो जन्म से भारतीय होंगे और
अपने विचारों से जो है वो अंग्रेज लोग होंगे और वो हमारे वफादार लोग होंगे, है ना। हमें अपने वफादार लोग चाहिए हैं जिससे हमारी जड़ें यहाँ पर मजबूत रहे, हम अपने काफी समय यहाँ पर रहने के लिए, काफी वर्षों, कई सौ साल यहाँ पर रहने के लिए, अपनी जड़ें मजबूत बनाने के लिए आए हैं। और जब तक हमें कुछ वफादार लोग नहीं मिलेंगे तो हमारा यह कार्य जो है पूरा नहीं हो सकता है। और ये कार्य पूरा करने के लिए हमें पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान में पले बढ़े जो है कुछ यहाँ के लोग, भारतीय लोग हमें चाहिए, जो विचारों से हम जैसा चाहे वैसा बोले। और वास्तव में हुआ भी ऐसा है, कुछ मुट्ठी भर लोग ही तो यहाँ पर आए थे, अंग्रेज लोग जो है, और उन्होंने ही यहाँ पर शासन किया है। हमारे ही सैनिक जो है, हमारी बंदूकें, हमारे गोला बारूद, हमारे सब कुछ, और मारने वाले हमारे और मरने वाले हमारे, है ना। तो देखिए उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई है। तो ये चीजें उन्होंने करी है कि उन्होंने अपने वातावरण में जो है इन भारतीयों को ढाला है, उनको अपने अनुयायी बनाया है, उनको अपने धर्म में उनको विकसित किया है या उनको परिवर्तित किया है, उनको लालच दिया है, छोकरी का, नौकरी का, है ना, इस तरह का लालच दिया है कि अपने धर्म में यहाँ के लोगों को शादियां कराई है, जिनको हम आज आंगल भारतीय बोलते हैं, है ना। तो आंगल भारतीय वही है कि यहाँ के लड़के रहे हैं और अंग्रेजों की लड़कियां रही, उनकी शादी कराई है और उनको सर्विस भी दी है। तो इस आधार पर उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की है या अंग्रेजी धर्म को प्राप्त किया है। तो ये चीजें सामने देखने को पाई है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये प्राच्यवादी वर्ग और पाश्चात्यवादी वर्ग जो है अपने अपने तर्कों के आधार पर अपनी अपनी शिक्षा दीक्षा को देने के लिए यहाँ पर तत्पर थे और वो 1 लाख रुपया खर्च करने के तत्पर थे। लेकिन मुद्दा वही का वही, कोई भी हल नहीं निकला। ये अपने लिए लड़ते रहे, अपने लिए लड़ते रहे और वही ऐसी अव्यवस्थित हमारी जो शिक्षा दीक्षा थी वो यहाँ पर चलती है। अब मूल रूप से जो हमारा चैप्टर का नाम है मैकाले का विवरण पत्र, तो लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा नीति है उसको हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो अब हम देखते हैं मैकाले का विवरण पत्र। मैकाले का विवरण पत्र, ब्रैकेट में लिखेंगे आपका ये 1835 ईस्वी का, ठीक है। 1835 ईस्वी का मैकाले का विवरण पत्र। ये जो मतभेद चल रहा था, इस मतभेद का कोई हल नहीं निकला और ये झुका तो रहा। और ऐसे ही कहते कहते हमारे 20 वर्ष बीत गए। 10 वर्ष तो आपके 1813 का चार्टर एक्ट था उसमें बीते और 1813 में 23 में फिर जन शिक्षा की सामान्य समिति बनाई गई। उसमें फिर ये वर्ग आए हैं, इन वर्गों में फिर आपस में मतभेद होता रहा। इस प्रकार से आने वाले 10 वर्ष जो है फिर निकल गए। अर्थात हम कह सकते हैं 1833 का समय आ जाता है। तो 20 वर्ष के बाद ये चार्टर एक्ट जो थे या आज्ञा पत्र जो थे इनका नवीनीकरण होना वहां पर जरूरी था। एक नियम बनाया गया था कि हर 20 वर्ष के बाद में हर आज्ञा पत्र का या हर चार्टर एक्ट का नवीनीकरण होगा, उसका रिन्यूअल होगा। तो वो समय आ गया था। तो अब बात आती है कि वो 1 लाख रुपए जो था उसको बढ़ा करके अब 10 लाख रुपए हो गया कि प्रति वर्ष जो है 10 लाख रुपया भारत की शिक्षा पर भारत में खर्च किया जाएगा। अब स्थिति जस की तस है, चाहे 1 लाख रुपया है, चाहे 2 लाख है, चाहे 5 लाख रुपया है। स्थिति हमारी जस की तस है कि मतभेद हमारे जो बिंदु है, हमारा फॉर्मेट अच्छी तरह से तैयार नहीं हो पा रहा है। तो वहां पर जो है एक शिक्षाविद हुए हैं, एक बहुत होशियार व्यक्ति थे एक किस्म के, जिनको हम मैकाले के नाम से हम कह सकते हैं। तो 1834 10 फरवरी 1834 को जो है लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल जो भारत में था, गवर्नर जनरल, उसकी एक कार्यकारिणी समिति थी, उसके एक
कानूनी सदस्य के रूप में यहाँ पर 1834 में भारत आते हैं। और फिर जो वो जन समिति बनाई गई थी यहाँ पर, उस समिति का उनको अध्यक्ष बना दिया जाता है। और जो सारा कार्यभार था शिक्षा का, वो सारा का सारा कार्यभार उनको सौंप दिया जाता है। जैसे 1813 का जो चार्टर एक्ट है, उसकी आपको व्याख्या करनी है। जो 10 लाख रुपया खर्च करना है, वो किस प्रकार की शिक्षा में यहाँ पर खर्च किया जाएगा, है ना। या आप जो है अपने शिक्षा से संबंधित आप अपने रिकमेंडेशंस, परामर्श, अपने सुझाव क्या दे सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें उनसे की गई। और आपको उस समिति का एक जन शिक्षा की सामान्य समिति का आपको अध्यक्ष बना दिया गया है। तो सारा जो है अब करना धरना जो है वो आपको ही करना है, उस पर आपको ही फैसला लेना है। तो एक किस्म से उनको सारा काम सौंप दिया गया है। तो अब मैकाले ने क्या क्या काम किया है, कम से कम 1 साल के लगभग उस पूरी शिक्षा का उन्होंने अध्ययन किया, जो शिक्षा यहाँ पर चली आ रही थी। चाहे वो भारतीय रेफरेंस में दी जा रही थी, चाहे वो अंग्रेजों के रेफरेंस में दी जा रही थी, किसी भी संदर्भ में, किसी भी पर्यावरण में हो या वातावरण में दी जा रही हो, उस सबका उन्होंने अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद में अपना एक विवरण पत्र, अपना एक रिकमेंडेशंस, अपनी एक चार्टर एक्ट की व्याख्या या अपनी एक शिक्षा का दस्तावेज, या जिसको हम मैकाले का विवरण पत्र कहते हैं या इतिहास में इसको माना जाता है, उन्होंने वो 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो उस समय के गवर्नर जनरल थे, उसको उन्होंने वो अपना विवरण पत्र सौंपा है, या अपनी एजुकेशन पॉलिसी जो है या अपना विवरण पत्र जो है उसको डिक्लेयर किया है, उसको घोषित किया है। और इस प्रकार से वो सारा का सारा जो प्रोग्राम उन्होंने बनाया है, वो सारा का सारा जो है अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा के पक्ष में ही उन्होंने अपना विवरण पत्र को दिया है। तो इस प्रकार से अंग्रेजों की जो प्रारंभिक शिक्षा नीति है वो हमारे सामने प्रकाश में आती दिखाई दे रही है। अब सबसे पहले उनको जो काम सौंपा गया था कि 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसकी आपको व्याख्या करनी है। तो उन्होंने क्या व्याख्या की है, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मैकाले द्वारा 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट की व्याख्या देखिए। मैकाले द्वारा 1813 के चार्टर एक्ट की व्याख्या क्या की गई है, थोड़ा सा उस पर विचार करते हैं। सबसे पहले उन्होंने ये बताया है कि जो 1 लाख रुपए की धनराशि को, जो पहले से यहाँ पर बात हो रही थी 1 लाख रुपए की, अब उसको बढ़ा करके जो 10 लाख रुपए की बात आती है, उसकी बात आती है कि 1 लाख रुपए से बढ़ा करके जो 10 लाख रुपए तक की धनराशि की जो शिक्षा का खर्च करने की जो बात आई है, संवर्धन शिक्षा के ऊपर करना है, तो किस प्रकार से वो व्यय करना है, इस संबंध में कंपनी जो है या ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पूर्णतः स्वतंत्र है, उस पर कोई बंधन नहीं है। इनके ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको जो कार्य सौंपा गया है 10 लाख रुपया खर्च करने का भारत की शिक्षा पर, तो ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्णतः स्वतंत्र है, उस पर कोई बाध्य नहीं है उसको कोई करने के लिए कि आपको इसमें प्राच्यवादी शिक्षा के ऊपर ही डालना है आपको या उसमें डालना है। लेकिन फिर भी नंबर 2, साहित्य शब्द से तात्पर्य अरबी, फारसी तथा संस्कृत के साहित्य से ही नहीं है, वरन अंग्रेजी साहित्य से ही है। इनके अंग्रेजी साहित्य पर ज्यादा उन्होंने फोकस दिया है, अरबी फारसी साहित्य की तरफ कम फोकस उन्होंने किया है। तीसरा क्या दिया है कि भारतीयों की शिक्षा का माध्यम उनकी मातृभाषा नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त भारतीय जो है वो अंग्रेजी भाषा पढ़ने के इच्छुक है, तो खाली यहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें शिक्षा नहीं दी जाए, और अंग्रेजी भाषा पढ़ने के जो रुचिकर लोग लग रहे हैं, इच्छुक लग रहे हैं, उनको अंग्रेजी भाषा अच्छी लगती है, तो
उन्हें शिक्षा दीक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट बताया उन्होंने कि भारतीय विद्वान से तात्पर्य मुस्लिम मौलवी और संस्कृत जो पंडित हैं उनसे ही नहीं है, अंग्रेजी भाषा में साहित्य के विद्वानों से भी है। जैसे आपका जॉन लॉक हो गया, जॉन मिल्टन हो गया, टॉलस्टॉय हो गया, ये इस तरह के साहित्यकार है या कवि है, इनकी कविताओं से भी यहाँ पर अभिप्राय होना चाहिए। और पांचवा इन्होंने बताया है कि भारतीय साहित्य का इन्होंने मजाक बनाते हुए जो एक कोटेशन इनकी आती है यहाँ पर सामने, उसको मैं बता रहा हूँ। भारतीय साहित्य का मजाक बनाते हुए इन्होंने कुछ लिखा है, वो क्या लिखा है कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के समान महत्व रखता है या उपयोगिता रखता है या उसकी इतनी अहमियत है। सीधी सी बात बता रहे हैं कि एक अलमारी का जो साहित्य है पूरी अंग्रेजी साहित्य जो रखा हुआ है अलमारी में, और पूरा अरब कंट्रीज पूरा भारतीय साहित्य जो है उसके समकक्ष है, यानी कि हमारा तो पूरा एक समुद्र और उनकी एक छोटा सा तालाब है, उसको बराबर कर दिया। तो इस प्रकार से अगर देखने में आए तो इन्होंने 1813 के जो चार्टर एक्ट की व्याख्या की है उसको अच्छी तरह से इन्होंने यहाँ की शिक्षा को पढ़ा नहीं है, यहाँ की शिक्षा दीक्षा को उन्होंने देखा नहीं है। एक साल में इन्होंने जो देखा है उसके बाद समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने क्या देखा है उस समय, है ना, एक साल में। तो इस प्रकार से जो मैकाले का जो 1813 का जो चार्टर एक्ट की व्याख्या है वो पूरी तरह से अंग्रेजी के पक्ष में है, या अंग्रेजी शिक्षा या अंग्रेजी वातावरण के पक्ष में इन्होंने अपना ज्यादातर सुझाव दिए हैं या उसकी व्याख्या इन्होंने की है। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना काफी, कल फिर देखते हैं।